चौथा रूल बहुत खतरनाक रूल है। मतलब सर इनका प्रॉमिस होने के बाद भी इनकी शादी नहीं हुई? हाँ जी, यस। आपको अगर बहुत कुंडलियां मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कि इतने सारी कुंडलियां, प्रॉमिस चेक करें, सब कुछ ओके है। आप खुद भी कहते हो ना ये चीजें कि सर हमने तो पूरे रूल अप्लाई करे थे फिर भी काम नहीं हुआ उसका, और काम उसका बन रहा है। बहुत जगह देखे होंगे आपने बहुत जगह भी देखोगे। धीरे धीरे जब आप टेस्टिंग मोड में आ जाओगे, प्रैक्टिकल मोड में करोगे इनको, तो आप देखोगे कि अपने जीवन में बहुत सारे रूल यस हो जाते हैं फिर भी काम नहीं होते। हम कभी भी ध्यान रखना, कुंडली देखते समय वक्री ग्रहों को कंसीडर ही नहीं करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं केवल इतना की वक्री है, बस कहते हैं काम में थोड़ा अड़चन रहेगी, उस प्लेनेट की दशा या महादशा आ गया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, तो बस इतना कह देते हैं ये अड़चन आएगी। अब आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से खोल के समझा दिया है तो अब आपको समझ आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे करते हैं जिससे और आपको थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है मेरा, किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या इस समय मुकदमा दायर करना चाहिए या मुझे कोई अपील करनी है, मुकदमा नहीं कोई अपील, NEXYZ अपील करनी है, क्या मैं अपील करने में इस समय मेरे लिए लाभदायक है या नहीं, केवल ये क्वेश्चन है। अब आपको कैसे देखना है ये, मान लीजिए मैंने एक प्रश्न कुंडली लगा देता हूं, मैं एक हॉररी कुंडली लगा देता हूं सबके सामने। ये मेरी हॉररी कुंडली लगा दी और इस समय रैंडमली मैंने कोई नंबर चूज कर लिया है 241, ऊपर हॉररी कुंडली लग के आ गई। अब आप सब लोगों को पता है अपील कौन से भाव से देखी जाती है? थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस के क्या क्या कंसीडर करने हैं हमें? दो चीज नोट करिए। थर्ड हाउस का सबलॉर्ड हमारा क्या है? बुध है। सबलॉर्ड इन स्टार कौन है? केतु। सब नोट करते हुए चले आप। अब प्रैक्टिकल चल रहा है, अब आप देख सकते हैं, आपको कहीं डाउट होगा तो यहां से क्लियर हो जाएगा। सब लोग नोट कर लें, थर्ड हाउस का सबलॉर्ड कौन है? मरकरी। और सबलॉर्ड इन स्टार कौन है? केतु। नोट कर लें। अब हमेशा ध्यान करें, बुध को और केतु को दोनों को जाकर ट्रांजिट में देखना होगा कि दोनों में से वक्री कौन है। और ये चीज ध्यान रखना, राहु केतु को इस टॉपिक में वक्री ग्रह नोट नहीं करा जाता है, वो ऑलवेज वक्री होते हैं, तो राहु केतु को इस टॉपिक के अंदर कंसीडर नहीं करना है। अब देखिए, यदि मेरा ये बुध सबलॉर्ड ट्रांजिट के अंदर भी वक्री है, ये मेरा ट्रांजिट लगा दिया और मैंने मान लिया, ये वर्ड लिख लें आप एग्जांपल में, मैंने माना कि बुध इस समय गोचर में वक्री है, ये लिख लें आप। अब मेरी जन्म कुंडली में भी वो वक्री है और मेरी ट्रांजिट कुंडली में भी वो वक्री है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा, बुध के मार्गी होने से पहले ही आप अपील कर लें, आपको ऑटोमेटिकली सफलता मिल जाएगी। अब यहां आप पूछोगे केतु का क्या रोल रहा? अब देखिए, राहु और केतु ऑलवेज क्या होते हैं? वो हमेशा वक्री होते हैं। इस टॉपिक के अंदर राहु और केतु पर ये रूल अप्लाई नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो जहां भी अब केतु आ गया वहां छोड़ देंगे, अब हमने केवल बुध पर रूल अप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए रूल नंबर को दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आपने कर दिया, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं 7वें भाव से संबंधित। यहां पर देखिए शनि और मंगल है, उन्होंने क्वेश्चन कर दिया मेरी शादी कब होगी। आपने सबलॉर्ड नोट कर लिया शनि, सबलॉर्ड इन स्टार नोट कर लिया मंगल। पहले सबलॉर्ड का रूल लगाएं। आपकी जन्म कुंडली में ना तो इस समय वक्री है शनि और ना ही गोचर में वक्री है, रूल फॉल्स हो गया, बाहर निकल गए। सबलॉर्ड इन स्टार क्या है मेरा? मंगल। ये मेरी जन्म कुंडली में देखो वक्री नहीं है और गोचर में वक्री है। कौन सा रूल लगेगा बताइए आप, सब लोग बताइए कौन सा रूल लगेगा यहां पर? 7वें भाव पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? यहां पर रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। आप सब लोग गलत हैं,
आप देखो यहां पर मंगल इस जन्म कुंडली के अंदर वक्री है, इसमें भी वक्री, सॉरी हाँ, आप लिख सकते हैं यहां भी वक्री है और गोचर में भी वक्री है। तो हम दोनों जो यहां पर वक्री है, अगर मान लीजिए ये यहां पर वक्री नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लें नेटल कुंडली में वक्री नहीं है और गोचर में वक्री है, तो रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर 4 का रिजल्ट क्या है? काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। अब कब तक नहीं होगा? अब सबलॉर्ड इन स्टार कौन सा प्लेनेट है? सबलॉर्ड इन स्टार कौन सा प्लेनेट है? मंगल। अब आप देखो दशा कौन सी चल रही है इस बंदे को? इस समय क्या चल रहा है? बुध में चंद्रमा। सब नोट कर ले, करंट दशा कौन सी चल रही है? बुध में चंद्रमा की, यस या नो? यस सर। अगली दशा किसकी आएगी बुध में? मंगल की। जब ये दशा बुध में मंगल की पार हो जाएगी, निकल जाएगी अंतरदशा, तो किसकी आएगी? बुध में राहु में इसका काम होगा, ये आप बोल सकते हैं। क्लियर वही पॉइंट? तो जो जिसमें हमारा काम नहीं हो रहा है उस में हमें अंतरदशा को इंपोर्टेंस देनी है। अंतरदशा सबसे इंपोर्टेंट होती है। यदि अंतरदशा वाला ग्रह दशा में आकर निकल जाए उसके बाद काम हो जाता है, और यदि वो पहले ही निकल चुका है तो केवल महादशा को कंसीडर करते हैं, फिर काम नहीं होगा। अब बताइए कोई टॉपिक में डाउट रह रहा है तो? किसी को कोई डाउट है? अब पूछिए सर। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। सर ये मान लो किसी ने हमको 5th हाउस का ही क्वेश्चन कर दिया सर। 5th हाउस का जब सब लॉर्ड नेटल चार्ट पर रेट्रो है और ट्रांजिट में भी रेट्रो है, तो उसका वर्ड तो सर वो रेट्रो डायरेक्ट होने से पहले उसका काम हो जाएगा सर। तो हम एनएल पर क्यों जाते हैं सर? देखिए, हमने आपको 1 2 3 4 रूल में से कोई भी रूल अगर मिलता है तो चारों रूलों पर जाना है, पहली बात। ओके। और अगर चारों में से कोई नहीं मिलना है तो एग्जिट हो जाना है। ओके और एनएल पर इसलिए जाना है, सबलॉर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है सबलॉर्ड इन स्टार। यदि आपका क्वेश्चन ये है, मैं समझ गया हूं, कि यदि मान लीजिए हमको सबलॉर्ड भी यस में मिल जाए और सबलॉर्ड इन स्टार भी, दोनों यस मिल जाए, तो किसे कंसीडर करेंगे? तो सबलॉर्ड इन स्टार को कंसीडर करेंगे हमेशा। मोस्ट पावरफुल जो होता है सबलॉर्ड इन स्टार होता है। तो दोनों में गए यदि मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो सबलॉर्ड इन स्टार को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी पावर ज्यादा होगी और उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट तय किया जाएगा। ओके सर। और सर थोड़ा कंफ्यूज हुआ मैं सर। अगर एसएल मान लो 5th हाउस का एसएल अगर वो नेटल चार्ट में भी रेट हुए और ट्रांजिट में रेट हुए, तो उधर से ही आंसर आ गया सर। उधर से आंसर आ गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, उससे आगे नहीं जाएंगे सर। अगर उस कंडीशन में आपको रेट पैटर्न नहीं मिला तो हम एनएल पर जाएंगे और उधर रेट हुए तो आप उसको चेक करेंगे हमारा नेटल चार्ट पे और ट्रांजिट चार्ट पे, वही ना सर? एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। और बताइए किसी का कोई डाउट? सर फिर लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि कोई जनरली कोई क्वेश्चन कर रहा है जनरली, और उस टाइम हम देखते हैं कि गोचर में प्लेनेट बहुत सारे प्लेनेट बकरी हैं जी। तो मतलब कब हम कैसे डिसाइड करेंगे अभी हमें आंसर देना चाहिए कि नहीं? 2-3 देखो, आपको ये डिसाइड नहीं करना है, वो सामने वाले ने डिसाइड करना है। पूछने आएगा या उस समय नहीं आएगा। आपने तो आपके पास आया है, अगर कोई बहुत ही आपका अपना है तो आप उसको टला दें, कहें कि अभी इस समय मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, आप 1-2 दिन बाद आ जाना, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, जो वो मार्गी हो रहा हो, आप उसको टला, आंसर ना दें। अगर आपने आंसर तय कर दिया तो फिर परिभाषित रिजल्ट तय है। फिर आपने अगर विचार उस पर कर लिया ना, फिर वो तय हो जाता है। इसलिए ये चीज मैं आपको जो आज का जो टॉपिक बता रहा हूं, इस टॉपिक की सबसे बड़ी गहराई की जड़ ये है कि जो काम हमारी जिंदगी में हमारा जन्म कुंडली लिखवाकर नहीं लाई होती है कि काम नहीं होना है, और गोचर
और ये वक्री ग्रह उस समय अगर हमें फंसाना चाहते हैं तो हमें कर्म प्रधानता के कारण फंसा देते हैं। इनका रोल ज्यादा है। देखो मैं बताऊं, जन्म के समय पर केवल और केवल मैक्सिमम 30 से 40% भाग्य का निर्धारण होता है, मैक्सिमम। कि देखो आज अगर हम कुंडलियों की बात कर रहे हैं, आज से यदि हम 200-400 साल पहले जाएं, गुरुकुल पद्धति में जाएं, तो ना तो वहां ऐसे थी कि आप कंप्यूटर साइंस लेंगे, आप क्या लेंगे, ये नहीं था। एक प्लेनेट के माध्यम से ये था कि एक बच्चा तीव्र बुद्धि का होगा, विलक्षण बुद्धि का होगा, पढ़ने में बहुत तेज होगा। ये अगर मैं ज्योतिष की ही बात करूं बहुत गहराई के लेवल पर, तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो केवल 20 से 30% चीजों का निर्धारण तय होता है, सारी चीजों का निर्धारण कभी तय नहीं होता है। गोचर और वक्री ग्रह ट्रांजिट आपका 70% वक्री ग्रह और ट्रांजिट मिलकर 70% की भूमिका में हमेशा रहते हैं, इसलिए कहते हैं कर्म प्रधान है। गोचर को कर्म बोला गया है। वर्तमान समय में मेरा मन, दिमाग, बुद्धि, विवेक क्या कहता है वो गोचर है। और जो आपको पीछे से दी गई चीजें हैं, आपका जन्म का रोल, आप किस घर में पैदा हो सकते हैं ये आपके हाथ में नहीं है। आप अमीर में भी हो सकते हैं, गरीब में भी हो सकते हैं, और डाउन में भी जा सकते थे, और रोड पे भी हो सकते थे। ये आपको दी गई चीज है। आपका जन्म किस घर में पैदा हुआ ये आपके कर्मा पर एनालिसिस होकर तय हो गया। अब देखो, एक बच्चे का एनालिसिस आप करें सेम डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर, एक बच्चा झोंपड़ी में पैदा होता है, एक महल में पैदा होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, कुंडली सेम है। क्यों? वो जो 20% और 30% के डाटा पर निर्धारण किया गया है और जो गोचर उसे परिस्थिति के कारण निर्धारित कराएगा वो मेन रिजल्ट होगा। इसलिए जीवन में हमेशा ज्योतिष के अंदर, भारतीय ज्योतिष के अंदर एक बहुत बड़ी वर्ड लिखा जाता है, देश काल परिस्थितियां। हर देश की परिस्थिति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की जन्म गोचर कुंडली की परिस्थिति अलग अलग होती है। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जब मैं ट्रांजिट और डिटेल में कराऊंगा तो आप देखना ट्रांजिट सेम होगा सबके ऊपर, और आप सब उसके रिजल्ट अलग अलग निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? ट्रांजिट को उठाकर अपनी अपनी जन्म कुंडलियों पे लगाया जाता है, जिससे हर 12 भावों के रिजल्ट डिफरेंट निकलेंगे सबके। ये देखना फिर। इसलिए हम जब भी किसी के पास जाएं तो केवल ये अपने दिमाग में ये रख लें, हम तो जा रहे हैं पर बहुत ज्यादा ग्रह, 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा ग्रह वक्री अगर हैं तो ना जाएं उस समय। बस इतना बचाव रखना है। अगर कोई आता है बहुत अपना, आपको लग रहा है कि इसका रिजल्ट मैं नहीं अभी देना चाह रहा हूं क्योंकि इसका रिजल्ट नेगेटिव है, तो आप उस समय रिजल्ट की परिभाषा को डिफाइन ना करें बस। और बताइए, बहुत सारे जीवन के अंदर ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि जन्म कुंडली में जो लिखा है 100% वही सत्य है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी क्लियर कर दूं आज। आप कितनी भी गहराई से ज्योतिष को पढ़ लें, कितनी भी गहराई से, चाहे आप नाड़ी पढ़ लें, केपी पढ़ लें, हस्तरेखा पढ़ लें, न्यूमरोलॉजी पढ़ लें, पामिस्ट्री पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, आपको यह अभी क्लियर कर देता हूं, ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शन का क्षेत्र है। इससे आप और गोचर को मिलाकर सही मार्गदर्शन ले सकते हैं, यह सच्चाई है। परंतु इसके रिजल्ट में हस्तक्षेप वक्री ग्रह और गोचर, यदि ये 2 टॉपिक आपको गहराई से आते हैं तो आप उसके परिणामों में चालाकी से काम करना सीख जाएंगे। जैसे आपने देख लिया कि 12th हाउस आपको जेल योग दे रहा है जन्म कुंडली में। अब जब 12th हाउस के सबलॉर्ड या सबलॉर्डिंग स्टार कभी कोई वक्री होगा, एक पॉइंट, या जब उन ग्रहों की दशा आएगी, वो दशा ट्रांजिट प्लस नेटल कुंडली में इफेक्ट डालेगी, तब हमारा जेल योग बनेगा। वो कैसे बनेगा, जब आपको मैं धीरे धीरे टॉपिकों की तरफ अब लेके ही जाऊंगा,
अभी आपने आज वक्री ग्रह करा है तो इसको आप पक्का करेंगे, उसके बाद मैं आपको रूलिंग प्लेनेट पढ़ाऊंगा। तो ये धीरे धीरे जब आप एक एक पॉइंट पर आएंगे तो मैं जब पॉइंट से क्लियर कराऊंगा कि जेल योग कैसे बनता है। तो जेल योग ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली में मान लो पहले कारावास योग अगर मान लो आपका एक्सेप्ट भी हो गया और यदि ट्रांजिट में और वक्री प्लेनेट में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो घटना कभी नहीं घटेगी आपके जीवन में। वो कारावास केवल क्या हुआ कि आप अपने घर में स्वयं कारावासित हो जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एकांकी जीवन जिएंगे, लोगों में जाना पसंद नहीं होगा, अपने घर में ही कैद होना सीख जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारी चीजों का फैक्टर मिलकर रिजल्ट को तय करता है। और इस कुंडली जो भी हमारा भारतीय ज्योतिष या कृष्णमूर्ति पद्धति है, इनके अंदर आपको कम से कम एटलीस्ट ये ध्यान रखना है जन्म कुंडली क्या कहती है, दशा क्या कहती है, ट्रांजिट क्या कहता है और दशा प्रवेश पद्धति, और लास्ट पॉइंट बचा आपका टेनेंटेड और अनटेनेंटेड। देखिए मैं दिखाता हूं यहां पर क्या क्या चीज कंसीडर होती है। पहला ग्रह कंसीडर होता है, ग्रह नक्षत्र उपनक्षत्र ये सब कंसीडर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए किसी भी चीज को फलादेश करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले पड़ेगी आपको हमेशा प्लेनेट की, प्लेनेट को पिक करेंगे आप। प्लेनेट के बाद आप दशा पर जाएंगे, दशा के बाद उसके नक्षत्र पर जाएंगे, दशा के नक्षत्र पर, फिर आप गोचर पर जाएंगे, फिर दशा प्रवेश पद्धति पर जाएंगे और फिर हिडन स्क्रिप्ट पर जाएंगे। इन सबको मिलाकर रिजल्ट तय होता है। यदि आप इतनी सारी चीजों को इजीली समझ गए या आपने इन चीजों के रिजल्ट को कंसीडर करना सीख लिया, फिर रिजल्ट में आपकी परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। फिर आपको यह समझ में आने लगेगा कि ये दशा मुझे ड्रॉप करा देगी या छोड़ देगी, क्या जेल योग जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो किसी भी चीज का रिजल्ट तय करने से पहले खाली ग्रह पर डिपेंड नहीं होना है। ग्रह, दशा, गोचर, दशा प्रवेश पद्धति और टेनेंटेड और अनटेनेंटेड, ये 5 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाती हैं। यदि इन 5 में से 4 पॉजिटिव है, 1 भी नेगेटिव है, तो परसेंटेज हो सकता है बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोल है वो हमारे नक्षत्रों का, टेनेंटेड अनटेनेंटेड का और दशा का रोल, गोचर का रोल होता है। आज के टॉपिक में जो वक्री ग्रह हैं, अब आपने अपनी कुंडलियों पर लगा लगा कर ये चेक करना है कि कौन सा मेरी जन्म कुंडली में ग्रह वक्री है। जब भी उस ग्रह का वक्री समय आता है, ध्यान रखना, उस ग्रह का जब भी वक्री, जैसे मान लो इस कुंडली में मंगल वक्री है, अब मंगल वर्तमान समय में भी वक्री है, तो आपको यह पता होना चाहिए खुद को कि मेरा मंगल कौन से भाव का कारक है। उस भाव से संबंधित क्वेश्चन ही नहीं करना है उतने समय में, बस ये पॉइंट मेरा नोट कराने का है। समझ गए? चाहे नेटल कुंडली हो या नेटल कुंडली में ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रांजिट में तो चलो आपके मन में भाव आ सकता है, वो छोड़ दो अभी, कम से कम आप नेटल पे तो परफेक्ट हो जाए। मान लीजिए संतान का सबलॉर्ड स्टार मंगल है और इस समय मंगल वक्री चल रहा है, तो आपको इस ध्यान रखना, इस समय 2-2.5 महीने 23 जनवरी तक मंगल से संबंधित क्वेश्चन नहीं करना है। उस भाव, जिस भाव का वो सबलॉर्ड है, उस भाव से संबंधित क्वेश्चन नहीं करना है। क्लियर हुई बात? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट, अब जो भी रह गया है वो डाउट क्लियर कर लें। अभी पुराने किसी चीजों में डाउट हो आपको? सर इसमें सर क्वेश्चन पूछने का के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने इसमें कहा यस और नो में आंसर, तो वो पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव, क्योंकि कोई ऐसे पूछ सकता है कि आप मुझे पार्टनरशिप में लॉस होगा, और या कोई ऐसे पूछ ले कि क्या मुझे पार्टनरशिप में फायदा होगा।
देखो यहां जो आंसर मिलेगा ना वो यस की कंडीशन में ही मिलेगा। यस इस डेट तक, इस डेट के बाद, ये कंडीशन है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने करा कि भाई मेरे को पार्टनरशिप में, मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपने बोल दिया कि सेवंथ लॉर्ड अभी वक्री है इस समय, सब लॉर्ड स्टार वक्री है, तो आप बोलेंगे कि यस पार्टनरशिप करनी चाहिए और डेट आएगी इस डेट से पहले या इस डेट के बाद। और अगर नहीं आ रही होगी तो मना ही कर देगा सीधा सीधा कि नहीं करनी चाहिए। भाई नो भी तो हो सकता है आंसर, ये है सीधा। यहां दोनों ही चीज निकलेंगी, डेट भी मार्गी ग्रह के होने से पहले या बाद, दो ही डेट है भाई। जो प्लेनेट है वो मार्गी से पहले या मार्गी के बाद, या सीधा नो आ जाएगा। चौथे में तो सीधा नो ही है, आप नो मान के चले उसे। बहुत ज्यादा फोर्सली डालता है तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, तो उसको आप देख लेंगे इस डेट तक भैया बिल्कुल मना है, उसके अंदर रसा निकल जानी चाहिए, जब भी कोई पॉसिबिलिटीज बनेगी फिर तो। और बताइए पीछे कोई डाउट किसी भी तरह का? चलिए तो अभी आज का जो हमारा ये वक्री प्लेनेट है वो आज का टॉपिक कंप्लीट है।